फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग अब ये सीखने जा रहे हैं आज के क्लास में कि ये बैटरी कैसे काम करने वाला है। अब पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, 11 12 इंजीनियरिंग पूरा बीटेक ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट का, सारे क्लास में भी वो बैटरी के अंदर क्या चलता है पता नहीं चलता है। क्लास में पूछेंगे फिजिक्स के क्लास में कि बैटरी के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो वो बोले केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। क्लास में सर ऐसे बोल देते हैं कि केमिस्ट्री में वो सीखोगे। लेकिन मैं आपको आज पूरे बैटरी के अंदर ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि उस बैटरी के अंदर क्या चल रहा होता है। जब आप किसी बैटरी को सर्किट से कनेक्ट करते हैं, आपका बल्ब ग्लो करता है, तो इस बैटरी के अंदर क्या होता है कि ये कुछ दिन के बाद बैटरी ख़त्म हो जाता है, तुरंत ख़त्म नहीं होता है। ये सब सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं क्लास में, और इसको एक कहानी के थ्रू हम समझेंगे। पूरे पूरे सिचुएशन को एक स्टोरी के थ्रू हम समझने वाले हैं। इसके अलावे इसी वीडियो में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग अंतर भी समझेंगे कि आखिर जब सर्किट में स्विच ऑन होता है, बल्ब ग्लो कर रहा होता है, उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस अलग क्यों आता है ईएमएफ से। अच्छा, अलग ही नहीं आता है, कभी ज़्यादा भी आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, कभी कम भी आ जाता है। तो जब चार्जिंग बैटरी का कर रहे होते हैं तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा ज़्यादा आ जाता है ईएमएफ से। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कम आता है ईएमएफ से। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एकदम मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसके बारे में कि ये बैटरी कैसे काम करता है। ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में इतना क्या लफड़ा है भाई, देखिए। तो फर्स्ट केस यहाँ पे लिए हैं जो कि इसका नाम है आइडल स्टेट में सिर्फ दो टर्मिनल बनाया हुआ है। इसका इसका नाम है बी टर्मिनल और इसका ए टर्मिनल। तो इस केमिकल में क्या होता है कि ये मान लीजिए ए टर्मिनल है और इसमें एक सॉल्यूशन कोई भर दीजिए। इसमें एक इसका कुछ सॉल्यूशन का ये बना हुआ रहता है ये मटेरियल। तो CuSO4 का सॉल्यूशन है। तो CuSO4 जब सॉल्यूशन है तो जैसे ही पानी में उसको घोलते हैं तो Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है उसका। इसीलिए इन्वर्टर घर में जो है उसमें पानी बार बार डालना पड़ता है। देखे होंगे घर में पानी छूट हो जाता था लाने, तो पानी उसमें डालते थे तो अच्छा से इन्वर्टर काम करने लगता था, क्योंकि आयंस बन जाते थे उसमें, है ना। तो बार बार पानी चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो इवेपोरेट करते रहता है पानी। तो पानी का मात्रा कम हो जाएगा तो ये CuSO4 जो आयंस है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ समय के बाद बैटरी नहीं काम करता है, तो उसको फिर से बैटरी को काम करने के लिए पानी घोलना पड़ता है, या CuSO4 भी डालना पड़ सकता है बहुत दिन हो जाएगा तो ये बात क्लियर है कि Cu और SO4 अलग अलग बट गया। अब Cu और SO4 में अट्रैक्शन होगा क्योंकि SO4 माइनस है और Cu प्लस प्लस है। लेकिन जिंक जो है ना उसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। मतलब जिंक को जो SO4 माइनस माइनस है उससे ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन है। इसलिए जिंक क्या करता है कि Zn प्लस प्लस बनकर Zn प्लस प्लस बनकर और बाहर निकल जाता है जिंक के रॉड से। तो जिंक के रॉड से ये Zn प्लस प्लस बनकर बाहर निकल गया और SO4 के साथ ZnSO4 सॉल्यूशन में बन गया। तो ZnSO4 बन गया तो जिंक जब प्लस प्लस होकर बाहर निकला, इसका मतलब कि इस जो भी एटम जिंक से निकला उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं अभी जिंक के रॉड पे है चढ़ा हुआ, जिंक के रॉड पे डिपॉजिट हो गया है। तो अब मेरे पास ये सिचुएशन है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है यहाँ पे। अब बदले में क्या आया है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है लेकिन Cu प्लस प्लस यहाँ पे फंस गया है बेचारा, Cu प्लस प्लस। अच्छा, इस केमिकल के अंदर अब Zn अब SO4 आपस में शादी कर लिए हैं, Cu प्लस प्लस को छोड़ के। अब Cu तो इसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है CuSO4, लेकिन जिंक से इसका ज़्यादा मोहब्बत है। जिंक सल्फेट जो है वो ज़्यादा, मैंने जिंक का ज़्यादा अट्रैक्शन उससे है, ज़्यादा इन लोग का मैचिंग कर रहा है।
तो Cu++ इसके साथ चाह के भी बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो ये आयन तो ऐसे रह नहीं पाएगा अकेला आयन। तो अब ये आयन क्या करेगा, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ Cu++ नहीं बना सकता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस मेटल के अंदर। ये सरफेस से बाहर नहीं निकला है, सरफेस से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो ये सरफेस से बाहर नहीं निकला है, ठीक। तो ऐसे डिपॉजिट हो गया है। और CuSO4 क्या करेगा, इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा, अपने कॉपर के एटम के पास सट जाएगा आके। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो डेफिशिएंसी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन की इस रॉड के पास। जो ये कॉपर का रॉड है और ये जिंक का रॉड है, तो कॉपर के रॉड में क्या हो गया, कमी हो गया। ये रॉड के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन ओवरऑल देखें इस कॉपर रॉड पे तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, कैसे भी करके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें हम 2++ लिख दे रहे हैं कि इसको भाई चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक का ये कंक्लूजन निकला कि इस पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है और इसमें 2++ आ गया है, ठीक। अब ये केमिकल के थ्रू ये नहीं मूव कर पा रहा है, इधर से इधर नहीं मूव कर पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केमिकल से निकलने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक। सरफेस को पार करने के लिए उसको जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको पार करना पड़ेगा, या पोटेंशियल जितना है उतना देना पड़ेगा ताकि सरफेस को छोड़े, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। तो ये यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाता है, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्यूशन तो ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से जो CuSO4 है वो Cu++ SO4 माइनस है, तो एक और इसमें से एक और निकलेगा जिंक बाहर, तो फिर से Zn और SO4 बना देगा, वो कॉपर फिर से बच गया ++ बेचारा, तो वो यहाँ आके प्लस आ जाएगा, फिर से 2+ आ गया और यहाँ 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे जब रॉड 2 डिप करते हैं, जिंक का रॉड और कॉपर का रॉड, तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन और कॉपर वाले पे प्लस जमा हो जाता है ये दोनों रॉड पे। अब ये जमा होने का एक लिमिट है। अब जैसे ही इससे जिंक ++ निकलना चाहेगा, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा उल्टा बन गया है, इधर से प्लस से और इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब जैसे ही Zn++ निकलना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा ++, क्योंकि इधर देखिए प्लस बैठा है, उसको इधर निकलने नहीं देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए कुछ फिक्स अमाउंट तक 3 2 5 इलेक्ट्रॉन और इधर +5 ही या 6 डेफिशिएंसी हो गया और इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जब 7वां बनना चाह रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन जिंक को निकाल कर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सप्रेस कर दे रहा है, नहीं निकलने दे रहा है। तो ये सिचुएशन हो गया यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये प्लस अंडर टेंशन है, केमिकल जो अंदर केमिकल फॉर्म हुआ है Cu++ और SO4 माइनस है। तो अब यहाँ से जिंक चाह रहा है कि हम निकले, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलने दे रहा है, तो इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। तो अब जैसे ही इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, एक वायर से, जैसे ही इसको एक बाहर ऐसे वायर से जोड़ते हैं ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन वायर के हेल्प से वायर में आराम से फ्लो कर सकता है। ये बीच में लिक्विड था, लिक्विड में नहीं बाहर या एयर में बाहर आने में ज़्यादा मेहनत लगता है, और वायर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वायर में इजीली मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर प्लस में जाके मिल गया, सुकून मिला इसको। लेकिन जैसे ही ये मिला इसमें, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो झट से यहाँ से एक Zn++ फिर निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि तो ताक में बैठा था कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो, अब हम Zn++ बाहर निकल के SO4 से मिलन कर लें। इक्विलिब्रियम स्टेट में जब यहाँ पे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की कमी यानी 6+, तो 2 4 5 6+ ऐसे आ गया। तो इस समय जितना इसका एनर्जी है, इस सिस्टम का जितना भी एनर्जी है, तो एनर्जी में डिफरेंस होगा, एनर्जी में दोनों पॉइंट के बीच। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके आने में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसको जो लाने में मुझे एनर्जी देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिशन के कारण 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आने में ज़्यादा मेहनत लगा होगा। तो उसमें ये केमिकल जो है ना, उसका एनर्जी खर्च हो रहा है, तो उस एनर्जी को हम बोल देते हैं
यू ए टर्मिनल अगर है या निगेटिव टर्मिनल है तो यू माइनस बोल देते हैं उस एनर्जी को। और वैसे ही प्लस को यहाँ डिपॉजिट करने में जो वर्क करना पड़ रहा है उसको यू प्लस बोल दे रहे हैं, यू प्लस। अब पॉजिटिव चार्ज को जो लाने में जितना भी एनर्जी रहता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला है। तो पॉजिटिव कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से भी पॉजिटिव लाते हैं तो उस सिस्टम का एनर्जी जो तैयार होता है वो के Q1 Q2/R पॉजिटिव होता है। और निगेटिव सिस्टम है, ऐसे सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी होगा, निगेटिव है एक और निगेटिव आ गया, या निगेटिव चार्ज के अगेंस्ट में निगेटिव चार्ज को ला रहे हैं तो उसका एनर्जी जो होगा, तो इस एनर्जी के जस्ट नेम दे रहे हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर से अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लाने में, डिपॉजिट कराने में जो वर्क करना पड़ रहा है, एक्चुअल में इनसाइड वाला ये बात है कि Zn प्लस को बाहर निकलने में कितना जोर लगाना पड़ा है, वो एनर्जी है ये। ठीक, ये क्यों? क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप कर गया था तो वो Zn को नहीं निकलने दे रहा था, तो Zn को जोर लगाना पड़ा होगा बाहर निकलने के लिए, ठीक, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जोर लगा कौन रहा है, वो जिंक खुद लगा रहा है। ये केमिकल SO4 उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो SO4 के अट्रैक्शन के कारण इसको ऊर्जा मिल रहा है। माने SO4 माइनस माइनस जो लड़की है वो इसको क्या दे रही है, लाइन दे रही है, इसलिए इसको इसमें इतना एनर्जी आ जा रहा है। लड़की को देखते ही इसमें एनर्जी आ जा रहा है, वो निकल रहा है। तो ये सब एनर्जी जो है ना, उसको इनडायरेक्ट वे में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट यहाँ कराने में एनर्जी लगा है। जबकि इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ये Zn बाहर निकल जा रहा है 2 वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो Zn बाहर निकलना को ही हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अंदर की बात ये है, क्लियर कट ये बात है भाई, कि जिंक जो है वो SO4 उसको बुलाई, उसको देखते ही इसमें जोश आया और ये बाहर आया। तो ये जोश SO4 Zn में जोश जो प्रोवाइड कर रहा है उसी को बोलते हैं कि केमिकल एनर्जी ये है। ठीक, इसके अट्रैक्शन को, और इसी केमिकल एनर्जी के कारण ये बाहर निकल जाता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो एक तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। फिर एक जिंक जोर लगा के बाहर निकलेगा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है वो उसको आने नहीं दे रहा है। तो इसी जोर को बोलते हैं कि ये एक्सटर्नल एजेंट या केमिकल एनर्जी। अगर जिंक में पावर नहीं होता तो हमको खींच के जिंक को निकालना पड़ता, तो हमको काम करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, और यहाँ केमिकल अट्रैक्शन के कारण ये काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गया। अब आपको पता चल ही गया होगा कि केमिकल एनर्जी कैसे काम कर रहा है। ठीक, अब वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, प्लस प्लस जनरेट हो गया यहाँ पे वैसे ही प्लस प्लस। अच्छा, प्लस प्लस का कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो Cu प्लस प्लस बना था, Cu प्लस प्लस। तो Cu प्लस प्लस भी इधर न्यूट्रल है तो इधर इंड्यूस पहले करेगा, इधर खुद कॉपर को क्या करेगा, इंड्यूस, और दूसरा कॉपरवा के एटम अपना में छीन लेगा और यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगा अपने भाई का। फिर दूसरा कॉपर का बेचारा 2 को डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस से ही हो रहा है कि Cu प्लस प्लस कॉपर के पास जा रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जबकि ऑलरेडी यहाँ प्लस है फिर भी ये आ रहा है। तो ये केमिकल ही ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस प्लस आके डिपॉजिट हो गया। अच्छा, इसमें चूँकि जो क्या था, इसमें था कॉपर, इसमें था जिंक चूँकि बाहर निकल रहा है केमिकल एनर्जी से, और इसलिए, और इसमें अंदर आ रहा है कोई चीज़, ये अंदर आ रहा है, तो निगेटिव इसी केस में हो गया कि इसमें हो गया कि सिस्टम ने काम किया। जो सिल्वर था वो खुद बाहर निकला, तो सिस्टम ने काम किया तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसलिए इसको निगेटिव लिख देते हैं कि इसकी एनर्जी निगेटिव है। और यहाँ सिस्टम के ऊपर काम हो गया, सिस्टम पहले जैसा था उसके ऊपर और काम हो गया, तो इसलिए इसकी एनर्जी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से इंडिकेट करते हैं। तो ये मान लीजिए सिस्टम पे जो काम हुआ वो 2 जूल हो गया, तो 2 लिख दिए, और इसने काम किया 2 जूल तो इसको -2 लिख दिए। सिस्टम ने काम किया तो 6 चार्ज है इसलिए 6 लिख दे रहे हैं, तो इसके एनर्जी को लिख दे रहे हैं -6 और इसके एनर्जी को लिख दे रहे हैं +6। तो ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया ये काम करने में। तो दोनों के एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया, 12 का डिफरेंस हो गया। तो हम बोलेंगे कि 12 वोल्ट का
ईएमएफ तैयार है मेरे पास। कितने वोल्ट का ईएमएफ तैयार है? 12 वोल्ट का ईएमएफ तैयार है, माने पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है दोनों का। तो ईएमएफ बैटरी का क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो जेडन निकल रहा है और CO4 जमा हो रहा है बी पे, ये सब करने में पर यूनिट चार्ज इस पे कितना काम करना पड़ रहा है, एक माइनस को लाने में और इसमें एक प्लस को लाने में, उसको बोला जाता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये 12 वोल्ट हम क्या मान रहे हैं कि पर यूनिट प्लस डिपॉजिट करने में बी पे या ए पे पर यूनिट डिपॉजिट करने में कुल मिला के 12 एनर्जी का अंतर आ रहा है। ठीक, समझ गया हो? अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है ऐसे प्लस से माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसको निकलने नहीं दे रहा है, SO4 से मिलन होने नहीं दे रहा है Zn का। ठीक, तो अब जैसे ही बाहर से इसे वायर लगाएंगे तो इसको पाथ मिल जाएगा, और जल्दी से पाथ जैसे ही मिला, जैसे ही ये बाहर वाला पाथ मिला, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली मूव करके प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, तो जैसे ही डिस्चार्ज हुआ तो ये फील्ड जो बना था उल्टा, जो कि इधर वाले Zn को रोक रहा था आने से, वो वीक हो गया, तो छलांग मार के Zn फट से निकल गया, तो फिर यहाँ नया इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये मेंटेन ऐसे रहता है बैटरी। तो जब नहीं कनेक्ट किए थे ये वायर, उस समय जितना भी एनर्जी जमा हुआ इसके पास, केमिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने में, यहाँ प्लस डिपॉजिट होने में, तो दैट एनर्जी डिफरेंस, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को ईएमएफ बोल देते हैं। यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा, सेम अमाउंट में आएगा आइडल कंडीशन में अगर बैटरी है तो। अगर ये आइडल कंडीशन में नहीं है, इसको ऐसे वायर से जोड़ दिए हैं, तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फास्ट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फटाक से यहाँ आ जाता है तार से, वायर के जरिए प्लस में। लेकिन ये जो Zn निकल रहा था, उसको निकलने समय वो केमिकल से टकराता है रास्ते में, जो एक्वस सॉल्यूशन है उससे कॉपर से भी टकराएगा, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल से, तब SO4 से उसका मिलन होता है। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है, और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सिल्वर को निकल के इधर SO4 में मिलना है, वैसे ही कॉपर प्लस प्लस को इधर आना है। तो इसके मोमेंट से ये इसमें कोलिजन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, जिससे हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी लॉस को हम लोग निकालते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर में क्या हो रहा है, इसके अंदर में यहाँ से यहाँ फ्लो करने में लॉस हो रहा है, यहाँ Zn को निकलने में, यहाँ से CU44 को यहाँ डिपॉजिट होने में लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को क्या लिखते हैं कि करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है यहाँ पे, वो करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, इससे लॉस निकालते हैं। तो ये जो मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट जमा हो गया था एनर्जी, यानी 12 जूल पर कूलम यहाँ पे था एनर्जी। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये तो जो 6 यहाँ पे था 6, और यहाँ पे 6 प्लस था, तो ये झट से इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ये थोड़ा टाइम ले लेता है, ये जो यहाँ पे डिपॉजिट करने में टाइम का गैप आ जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है इसका, तो उतना जल्दी यहाँ डिपॉजिट नहीं कर पाता है ये। तो ये जो डिफरेंस दिखाता है ना, यहाँ का डिफरेंस, तो अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाइएगा इसके केस में वोल्ट मीटर, तो वो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखाएगा कि ये डिले कर दे रहा है यहाँ से यहाँ भेजने में। तो ये 5 ही इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गया तो 5 ही बचा। अब वोल्ट मीटर रीडिंग दे दिया 5 के अकॉर्डिंग। हालांकि थोड़ा देर बाद छठा भी आएगा, लेकिन जैसे ही छठा आएगा उतने देर में फिर से एक इसका लॉस हो जाएगा इधर से। तो ये क्या दिखाएगा, 5 रीडिंग दिखाएगा हमेशा। तो ये क्या दिखा रहा है, एक कम दिखा रहा है रीडिंग। तो इसमें ईएमएफ अगर दिखा रहा है, तो जो डिस्चार्ज हो रहा है उस केस में उसमें से -I/R कर दीजिए, तो उतना वो दिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में। अच्छा, चार्जिंग के केस में क्या होगा, चार्जिंग के केस में इधर से इधर मूव करने में, इधर से इधर मूव करने में स्लो प्रोसेस चलेगा, ये स्लो, जबकि ये बैटरी फटाफट इसको प्लस देते रहेगा। तो यहाँ पे ये रीडिंग 6 दिखा देगा। अब ये इधर से इधर मूव करेगा तब 5 होगा ना उसमें। मान लीजिए डिस्चार्ज होके
और इस पे 3 प्लस और 3 बचा हुआ है, 3% बचा हुआ है आपका। तो प्लस प्लस को प्लस से कनेक्ट करते हैं, माइनस को माइनस से, तो 3 प्लस यहाँ पे है, तो 1 प्लस इसका गायब हो रहा है। तो चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है कि ये मोमेंट स्लो हो रहा है और ये फटाक से भेज दे रहा है इधर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2 अगर वोल्ट मीटर एक ऐसे लगाएंगे तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग इसके ईएमएफ से क्या देगा, ज़्यादा देगा, क्योंकि हर टाइम यहाँ पे प्लस बढ़ाते जा रहा है वो। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जो है उस इंस्टेंट पे उससे आई इंटू आर इतना ज़्यादा दिखाएगा किसी भी इंस्टेंट पे। उस इंस्टेंट पे जितना भी इसका इन दोनों का एनर्जी का लेवल होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा ये आईआर, क्योंकि ये आईआर स्लो हो गया है और ये उतने फास्ट रेट से ये डिपॉजिट कर रहा है जो एक्सटर्नल हैवी बैटरी लगाए हैं चार्जिंग करने के लिए। तो ये इस पर भी फिट बैठ गया कि जब डिसकनेक्टेड है तो ईएमएफ जो रीडिंग दे रहा है वो ईएमएफ है, और जब एक्सटर्नल सर्किट में यूज हो रहा है तो वो थोड़ा कम दिखाएगा, क्योंकि ज़्यादा रेट से खर्च हो रहा है, वो कम रेट से डिपॉजिट हो रहा है। तो इसमें जो रीडिंग देगा वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा रीडिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए आप तक। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला हो तो मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए आप इस नंबर पे फ़ोनपे और गूगल पे नंबर है और ये आईसीआईसीआई का अकाउंट नंबर है, इस पे आप कुछ अ, गुरु दक्षिणा या दान के रूप में जो भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। ओके, धन्यवाद।